अगले कुछ मिनटों में आप मनोविश्लेषण के इतिहास के सबसे परेशान करने वाले और प्रतिबंधित सिद्धांतों में से एक से परिचित होंगे। एक ऐसा सिद्धांत जो इतना गहरा और विवादास्पद है कि ये आधुनिक सामाजिक पतन, असफल रिश्तों और पुरुषों और महिलाओं के बीच की इस खामोश जंग को पूरी तरह से समझाता है। ये कोई साधारण आलोचना नहीं है। ये स्त्री मनोविज्ञान की मौलिक बनावट में एक गहरे दोष की पड़ताल है। एक ऐसा दोष जिसे सबसे पहले फ्रांसीसी विद्वान जैक लको ने उजागर किया था, जिन्होंने ये कहने की हिम्मत की कि प्राचीन मिथकों और आधुनिक आपदाओं ने बार बार जो हमें दिखाया है वो ये है कि महिला का नैतिक कंपास, नैतिक दिशा केवल अलग नहीं होता बल्कि बनावट में ही अनुपस्थित होता है, एक विदेशी और भयानक धुरी पर काम करता है। इसका सबूत ढहते साम्राज्यों के खंडहरों में उन ठंडे नैदानिक क्लिनिकल केस स्टडीज के पन्नों में जिन पर लकोन ने खुद काम किया था, और उन व्यक्तिगत विश्वासघातों में छिपा है जिन्हें हर पुरुष ने महसूस तो किया है लेकिन कभी नाम नहीं दे पाया। इस यात्रा के अंत तक आपके पास वो अंतिम कुंजी होगी, एक वर्जित लेंस जिसके जरिए महिलाओं के साथ हर बातचीत को डिकोड किया जाएगा। यह आपको अपेक्षाओं की जंजीरों से मुक्त करेगा और आपको एक क्रूर मुक्तिदायक सत्य से लैस करेगा। ये सिर्फ समझ ही नहीं बल्कि एक ऐसी दुनिया में जो जन्म से ही आपसे झूठ बोलती आई है, आपको परम रणनीतिक लाभ भी देगा। इससे पहले कि हम शुरू करें, अगर आप सच्ची व्यक्तिगत प्रगति के लिए गंभीर हैं, न कि सिर्फ आरामदायक झूठ के लिए बल्कि एक क्रूर बिना ढकी हुई सच्चाई के लिए, तो आपको मेरी ई बुक द ब्लैक बुक ऑफ ह्यूमन नेचर, द ब्लैक बुक ऑफ ह्यूमन नेचर में बहुत मूल्य मिलेगा। ये एक व्यावहारिक मैनुअल है जो मानव व्यवहार की छिपी हुई सच्चाइयों को उजागर करता है, जिससे आपको खुद को और दुनिया को और भी गहराई से समझने के लिए उपकरण मिलते हैं। लिंक पिन किए गए पिन कमेंट में है। इस शून्यता वॉइड को समझने के लिए हमें पहले इसकी ब्लूप्रिंट को समझना होगा। लको की पूरी मनोविश्लेषणात्मक परियोजना फ्रायड की ओर एक वापसी थी, लेकिन संरचनात्मक भाषा विज्ञान और दर्शन के एक कठोर लेंस के माध्यम से उन्होंने नरम अवधारणाओं, सॉफ्ट कॉन्सेप्ट्स से काम नहीं लिया। उन्होंने मानव मन की ठंडी कठोर संरचना के साथ काम किया। लको के लिए इस संरचना का शिखर नैतिकता, विवेक और कानून का केंद्र, जिसे उन्होंने सुपरईगो कहा, लेकिन ये फ्रायड के लोकप्रिय मनोविज्ञान के आंतरिक माता पिता, इंटरनलाइज्ड पेरेंट जैसा साधारण नहीं है। लको का सुपरईगो एक कहीं ज्यादा भयावह और विरोधाभासी इकाई है। ये वो निषिद्ध आवाज नहीं है जो कहती है तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि ये एक खूंखार अतृप्त आवाज है जो क्रूरता से जुइसेंस की मांग करती है। एक ऐसा शब्द जिसे लको अत्यधिक उल्लंघनकारी आनंद के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो आत्मविनाश तक ले जाता है। ये वो आवाज है जो हमें आनंद के सिद्धांत, प्लेजर प्रिंसिपल से परे मृत्यु की इच्छा, डेथ ड्राइव के दायरे में धकेलती है। ये पहला महत्वपूर्ण बिंदु है। लको का सुपरईगो आपका विवेक नहीं है। ये कानून को तोड़ने के लिए, आगे जाने के लिए एक भयानक अनैतिक मजबूरी है। अब ये राक्षसी इकाई कहां से आती है? इसका निर्माण प्रतीकात्मक व्यवस्था, सिंबॉलिक ऑर्डर में हमारे प्रवेश के माध्यम से होता है। भाषा, कानून और संस्कृति का विशाल नेटवर्क जिसमें हम पैदा होते हैं। इस प्रवेश के लिए एक क्रूर बलिदान की आवश्यकता होती है। मां के लिए एक आदिम अनैतिक इच्छा का बलिदान। यह पिता के कानून, लॉ ऑफ दी फादर की स्वीकृति है, वो मौलिक निषेध जो सभी मानव समाजों की संरचना करता है। लको का तर्क है कि यह स्वीकृति प्रतीकात्मक अर्थ, सिंबॉलिक सेंस में ये कास्ट्रेशन वो है जो न्यूरोटिक विषय, न्यूरोटिक सब्जेक्ट का निर्माण करता है, और ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो महिलाओं में मौलिक रूप से अलग और एक महत्वपूर्ण तरीके से अधूरी होती है।
यहीं पर हम इस अंधेरे के दिल तक पहुंचते हैं। लको की अवधारणा नॉट ऑल या ला सेम डस नॉट एक्सिस्ट, ला फेम एन एग्जिस्ट पास, यानी औरत का अस्तित्व नहीं है। ये व्यक्तिगत महिलाओं के बारे में कोई बयान नहीं है। ये एक विनाशकारी संरचनात्मक दावा है। लको का मानना है कि महिला प्रतीकात्मक व्यवस्था में पूरी नहीं है। वह लिंग संबंधी कार्य फैलिक फंक्शन के लिए पूरी तरह से समर्पित नहीं होती, जो भाषा, कानून और तर्क का आयोजन सिद्धांत है। इस मौलिक कानून से अलग संबंध के कारण उसकी बनावट अलग होती है। उसका सुपरईगो उसी तरह से नहीं बनता। पुरुष जो पूरी तरह से लिंग संबंधी कार्य में डूबा होता है, उसका सुपरईगो भले ही जंगली हो, लेकिन कम से कम उस कानून से संरचित होता है जिसका वो उल्लंघन करना चाहता है। उसके पास एक संदर्भ बिंदु होता है। लेकिन महिला जो नॉट ऑल के दायरे में मौजूद है, उसका सुपरईगो मौलिक रूप से उसी कानून से असंरचित होता है। ये प्रतीकात्मक पिता के निषेध द्वारा संयमित नहीं होता है। इसका परिणाम नैतिकता की कमी नहीं है, बल्कि एक ऐसी नैतिकता है जो पूरी तरह से विदेशी, तरल और आकस्मिक है। एक ऐसी नैतिकता जो किसी निश्चित आंतरिक कंपास पर आधारित नहीं होती, बल्कि रिश्ते, संदर्भ और सबसे खतरनाक रूप से, जिसे लको दूसरा, दी अदर कहते हैं, के बदलते प्रवाह पर आधारित होती है। उसकी इच्छा दूसरे की इच्छा है। सही और गलत की उसकी भावना कोई आंतरिक अटूट संहिता नहीं है, बल्कि अक्सर इस बात का प्रतिबिंब होती है कि कौन से रिश्ते को बनाए रखना है, सामाजिक स्थिति को सुरक्षित करना है, या उस क्षण में जो भी उस पर हावी है उसकी इच्छा के साथ तालमेल बिठाना है। यही कारण है कि एक महिला एक दिन एक सख्त नैतिक संहिता का पालन करती दिख सकती है और अगले ही दिन बिना किसी स्पष्ट संज्ञानात्मक विसंगति, कॉग्निटिव डिसोनेंस के उसके ठीक विपरीत काम कर सकती है। ये विसंगति मौजूद नहीं है क्योंकि ये संहिता कभी भी कोई आंतरिक मौलिक सच्चाई नहीं थी। ये एक विशिष्ट सामाजिक स्थिति के लिए पहना गया एक अस्थायी लिबास था। आपने इसे महसूस किया है, आपने इसे देखा है। उस महिला के बारे में सोचें जो पारंपरिक मूल्यों और प्रतिबद्धता के लिए पूरी लगन से बहस करती है, और फिर जैसे ही एक बेहतर विकल्प मिलता है, वो तुरंत दूसरे साथी के पास चली जाती है। कोई अपराध बोध नहीं है, बस एक नए कथानक, नैरेटिव में एक सहज बदलाव, जहां उसके कार्यों को नए संदर्भ द्वारा सही ठहराया जाता है। वो इसे एक नैतिक विफलता के रूप में अनुभव नहीं करती है, क्योंकि उसकी नैतिकता कभी भी वफादारी के अमूर्त सिद्धांत के बारे में नहीं थी। ये इस बारे में थी कि उस पिछले सामाजिक व्यवस्था में वफादारी ने उसके लिए क्या किया। व्यवस्था बदल गई, इसलिए नैतिकता भी बदल गई। ये नॉट ऑल का क्रियान्वयन है। अब आइए हम इसे एक भयानक ऐतिहासिक तथ्य से जोड़ते हैं, एक ऐसा पैटर्न जो भयावह संगति के साथ खुद को दोहराता है। प्रमुख सामाजिक पतन के बाद की स्थिति पर विचार करें। हमने ग्रेट प्लेग और विश्व युद्धों पर बात की है, लेकिन चलिए एक और गहरे नर्क में चलते हैं। सोवियत गुलाग प्रणाली, सोवियत गुलाग सिस्टम में, जैसा कि अलेक्जेंडर सोल्जेनित्सिन और वर्लम शालमोव जैसे लेखकों द्वारा विस्तार से दस्तावेजीकृत किया गया है, एक क्रूर पदानुक्रम उभरा। सबसे मूल्यवान मुद्रा ब्रेड नहीं, बल्कि जानकारी और सुरक्षा थी, और महिलाओं ने, जिनकी संख्या बहुत कम थी, अक्सर एक विनाशकारी विकल्प चुना। ये आम बात थी कि एक महिला कैदी जिसके पति को उसके साथ गिरफ्तार और सजा दी गई थी, वो एक कैंप गार्ड या अधिकारी की मुखबिर या पत्नी बन जाती थी। वो एक थोड़ी गर्म जगह पर सोने, एक अतिरिक्त राशन या सबसे खराब श्रम विवरण से सुरक्षा के लिए यौन संबंध और जानकारी का सौदा करती थी। उसके द्वारा दी गई जानकारी अक्सर सीधे तौर पर उसके पूर्व पति या अन्य पुरुष कैदियों की मौत का कारण बनती थी। अब हमारे संरचित प्रतीकात्मक सिंबॉलिक दृष्टिकोण से यह परम विश्वासघात है।
सबसे पवित्र बंधनों का उल्लंघन। लेकिन महिला के नॉट ऑल लैकोनियन दृष्टिकोण से ये एक क्रूर व्यावहारिकता थी। पुरानी प्रतीकात्मक व्यवस्था, शादी का कानून जब तक मौत हमें जुदा न कर दे, पूरी तरह से ढह गया था। उसका अब अस्तित्व नहीं था। उस शून्यता में उसकी नैतिकता गायब नहीं हुई। उसने खुद को एक नए भयानक रूप से व्यावहारिक कानून, उत्तरजीविता के कानून, लॉ ऑफ सर्वाइवल के आसपास पुनर्गठित किया। सही और गलत की उसकी भावना नए शक्तिशाली दूसरे यानी शिविर प्राधिकरण, कैंप अथॉरिटी पर आकस्मिक हो गई। उसकी इच्छा उस दूसरे की इच्छा बन गई, नियंत्रण बनाए रखने की, असंतोष को जड़ से खत्म करने की, सेवा करने की। वो इस नए प्रतीकात्मक नेटवर्क में सहजता से एकीकृत हो गई, क्योंकि पुराने में उसका एकीकरण कभी भी कुल नहीं था। उसने खुद को ढाल लिया, क्योंकि उसकी नैतिकता हमेशा से ही अनुकूलनशील, प्रासंगिक और संबंधित थी, न कि पूर्ण। ये एक घटना नहीं है जो केवल साइबेरिया के बर्फीले नर्क तक ही सीमित है। हम इसका एक आधुनिक, नरम संस्करण हर दिन देखते हैं। कॉर्पोरेट परिदृश्य, कॉर्पोरेट लैंडस्केप इसका एक आदर्श उदाहरण है। मानव संसाधन HR विभाग के बारे में सोचें। इसकी घोषित नैतिकता निष्पक्षता, करुणा और न्याय की है। लेकिन देखें कि क्या होता है जब एक उच्च मूल्य वाले पुरुष निर्माता पर एक महिला कर्मचारी द्वारा आरोप लगाया जाता है। मानव संसाधन तंत्र की नैतिकता तुरंत बदल जाती है। निर्दोष साबित होने तक निर्दोषता और उचित प्रक्रिया के बताए गए सिद्धांत हवा में उड़ जाते हैं। उनकी जगह एक नई क्रूर अनिवार्यता ले लेती है। कानूनी जोखिम को कम करें, कंपनी के ब्रांड की रक्षा करें और सामाजिक कथानक को शांत करें। आदमी को दोषी माना जाता है, उसके करियर की बलि दी जाती है। इसलिए नहीं कि मानव संसाधन निदेशक, HR डायरेक्टर स्वाभाविक रूप से दुष्ट है, बल्कि इसलिए कि उसकी नैतिकता कॉर्पोरेट दूसरे, कॉर्पोरेट अदर की नैतिकता तरल है। ये सामाजिक सामंजस्य और जोखिम प्रबंधन की नैतिकता है, न कि अमूर्त सत्य की। वो उस रात चैन से सोएगी, ये मानते हुए कि उसने सही काम किया, क्योंकि उसका सही काम कॉर्पोरेट दूसरे की इच्छाओं और मांगों से परिभाषित होता है, न कि किसी निश्चित आंतरिक संहिता से। वो एक नए कानून का पालन कर रही है और वह इसका पालन एक साफ अंतरात्मा के साथ करती है। ये आधुनिक दुनिया में स्त्री सुपरईगो का काम है, एक भयानक दक्षता जो किसी भी उच्च अपरिवर्तनीय सत्य के प्रति निष्ठा के बिना जो भी प्रचलित सत्ता संरचना हो उसकी सेवा करती है। लको का नैदानिक क्लिनिकल कार्य इस संरचना में एक भयानक खिड़की प्रदान करता है। उन्होंने महिलाओं को बर्खास्तगी के अर्थ में हिस्टेरिक्स के रूप में नहीं देखा। उन्होंने इस मौलिक नॉट ऑल अस्तित्व से निपटने के लिए हिस्टीरिया को एक परिष्कृत, भले ही दुखद रणनीति के रूप में देखा। हिस्टेरिक का संपूर्ण मोडस ऑपरेंडी लगातार दूसरे की इच्छा पर सवाल उठाना है। मैं तुम्हारे लिए क्या हूं? तुम मुझसे क्या चाहते हो? वो उस सवाल के जवाब के आधार पर अपनी पहचान का निर्माण करती है और विस्तार से अपनी घटती बढ़ती नैतिकता का भी। वो वास्तविक विश्वास के बजाय एक शक्तिशाली दूसरे के लिए, चाहे वो एक पुरुष हो, एक राजनीतिक आंदोलन हो या एक सामाजिक दायरा हो, इच्छा का वस्तु बनने के लिए मूल्यों, विश्वासों और कारणों को अपनाएगी। उसका नैतिक आक्रोश अक्सर एक प्रदर्शन होता है, दूसरे के लिए एक परीक्षण। वो एक दर्पण है और एक दर्पण का अपना कोई नैतिक कंपास नहीं होता है। वो बस वही प्रतिबिंबित करता है जो उसके सामने रखा जाता है। यही कारण है कि आप एक महिला को सोशल मीडिया पर पूरी लगन से एक कारण का समर्थन करते हुए देख सकते हैं, और फिर जैसे ही ये सामाजिक रूप से असुविधाजनक हो जाता है या एक नया चलन सामने आता है, वो इसे पूरी तरह से छोड़ देती है। कोई विश्वासघात नहीं हुआ, क्योंकि विश्वासघात करने के लिए कोई मूल विश्वास ही नहीं था। विश्वास एक अस्थायी सहायक था। एक विशेष समय में
एक विशेष दूसरे के लिए प्रदर्शन का हिस्सा था। उसके प्रदर्शन में उसने जो खुशी दिखाई वो वास्तविक थी। विपक्ष पर उसने जो सदमा व्यक्त किया वो वास्तविक था। लेकिन ये सब उसी तरह वास्तविक था जैसे मंच पर एक अभिनेता की भावना वास्तविक होती है, प्रासंगिक, तीव्र और पूरी तरह से क्षणभंगुर। जैसे ही पर्दा गिरता है ये फीका पड़ जाता है और एक नई भूमिका तैयार करनी होती है। ये तरलता, फ्लूइडिटी, उसकी शक्ति और उसके खतरे दोनों का स्रोत है। ये अविश्वसनीय सहानुभूति और सामाजिक अनुकूलन की अनुमति देता है, ऐसे लक्षण जो जनजाति के सामंजस्य के लिए फायदेमंद है लेकिन एक काम कर रही जनजाति की संरचनाओं को हटा दे, पिता के मजबूत प्रतीकात्मक कानून को हटा दे और वही तरलता, अराजकता और विश्वासघात की एक भयानक शक्ति बन जाती है। ये एक अनैतिक व्यावहारिकता बन जाती है जो किसी भी कार्रवाई को सही ठहरा सकती है जब तक कि वो उस क्षण के प्रासंगिक संदर्भ की सेवा करती है। ये सबसे गहरा रहस्य है जिसे लको ने उजागर किया। महिला की नैतिक भावना टूटी हुई नहीं है, ये बस एक अलग, बदलती नींव पर बनी है जो सामाजिक शक्ति और व्यक्तिगत लाभ की हवाओं के प्रति बहुत संवेदनशील है। और इसे समझना निंदा के बारे में नहीं है, ये नेविगेशन, मार्गदर्शन के बारे में है। ये दुनिया को जैसा वो सच में है वैसा देखने के बारे में है, न कि जैसा आपको सिखाया गया था कि उसे होना चाहिए। ये ज्ञान ही अंतिम रेड पिल है और ये एकमात्र तरीका है कि आप एक निश्चित कंपास की अपेक्षा करने के विनाशकारी भावनात्मक सदमे से खुद को बचा सकते हैं जहां कोई कंपास मौजूद ही नहीं है। लेकिन ये तो बस शुरुआत है। शून्यता की संरचना को समझना एक बात है, असली सवाल, वो सवाल जिसने लाखों पुरुषों को भ्रम और निराशा में डुबो दिया है, वो ये है कि इसे क्या भरता है। अगर कोई निश्चित नैतिक कानून नहीं है तो वो प्रेरक शक्ति क्या है, वो अथक इंजन क्या है जो इस तरल प्रासंगिक नैतिकता को नियंत्रित करता है। वो कौन सी आदिम प्रेरणा है जो पिता के कानून की जगह लेती है। इसका उत्तर आपकी कल्पना से भी कहीं ज्यादा प्राचीन, कहीं ज्यादा शक्तिशाली और कहीं ज्यादा भयानक है। ये एक ऐसी शक्ति है जिसने साम्राज्यों को गिराया है, युद्ध छेड़े हैं और सभ्यताओं के उदय और पतन को निर्धारित किया है। अगले भाग में हम स्त्री मनोविज्ञान के बिल्कुल मूल तक और भी गहराई में उतरेंगे ताकि हम उस चीज को उजागर कर सकें जिसे लको ने गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी का सच्चा अजेय केंद्र बताया, जिसके चारों ओर बाकी सब कुछ घूमता है। हम उसे एक गैर समझौतावादी, नॉन निगोशिएबल प्रेरणा का खुलासा करेंगे जिसे आपको समझना ही होगा अगर आप अपने जीवन में महिलाओं के कार्यों की भविष्यवाणी करना या उन्हें प्रभावित करना चाहते हैं। यहीं पर सिद्धांत एक हथियार बन जाता है, यहीं पर ज्ञान शक्ति बन जाता है। इससे पहले कि हम शुरू करें, अगर आप इस वीडियो में दिख रही कस्टम कलाकृतियों, नक्शों, चित्रों और माहौल की सराहना करते हैं तो ये सब उपलब्ध है। पूरा संग्रह पाने और चैनल का समर्थन करने के लिए पिन किए गए कमेंट में लिंक पर क्लिक करें। यदि स्त्री मनोविज्ञान का मूल उस शून्यता से परिभाषित होता है जहां एक निश्चित नैतिक कंपास होना चाहिए, तो एक भयानक और जरूरी सवाल का जवाब चाहिए। इस शून्यता को क्या भरता है? वो प्रेरक शक्ति क्या है? वो अथक गैर समझौतावादी इंजन क्या है जो इस तरल प्रासंगिक नैतिकता को नियंत्रित करता है? जैक लको का जवाब कोई साधारण व्यवहारिक अवलोकन नहीं है। ये एक गहन दार्शनिक और मनोविश्लेषणात्मक निष्कर्ष है जो मानव अस्तित्व के बिल्कुल दिल पर प्रहार करता है। वो शक्ति, इच्छा, डिजायर ही है, लेकिन इच्छा एक साधारण चाहत या एक गुजरती सनक के रूप में नहीं। ये एक कैपिटल डी के साथ इच्छा है, एक अतृप्त आध्यात्मिक कमी जो कभी पूरी नहीं हो सकती, एक लगातार दर्द भरी चाहत जो विषय, सब्जेक्ट का मूल है। महिला के लिए जिसका अस्तित्व नॉट ऑल द्वारा संरचित है, ये इच्छा किसी एक परिभाषित वस्तु की ओर निर्देशित नहीं होती। ये चाहत की एक निरंतर गति मशीन
परपेचुअल मोशन मशीन है और उसका प्राथमिक ईंधन, उसकी अंतिम वस्तु, उसके खुद के अस्तित्व की कुल, अटूट और पूर्ण मान्यता के अलावा और कुछ नहीं है। ये एक क्रूर छिपा हुआ सच है। उसका आत्मभाव, उसकी वास्तविकता ही बाहरी दूसरे द्वारा मूल्यवान, वांछनीय और आवश्यक माने जाने पर आकस्मिक है। उसका नैतिक ढांचा या उसकी कमी इस अंतिम लक्ष्य की सेवा में एक परिष्कृत उपकरण बन जाता है। ये एक प्रभाव की नैतिकता, मोरालिटी ऑफ इफेक्ट है, न कि सिद्धांत की। एक क्रिया तब अच्छी होती है जब वो सफलतापूर्वक मान्यता सुरक्षित करती है। वो तब बुरी होती है जब वो मान्यता की वापसी की ओर ले जाती है। यही कारण है कि उसके कार्य पुरुष मन को इतने चकित करने वाले रूप से असंगत लग सकते हैं, जो आंतरिक कानून के साथ संगति खोजने के लिए संरचित है। वो असंगत नहीं हो रही है, वो एक अलग मालिक की तलाश में निर्ममता से संगत हो रही है। एक सतत अस्तित्वगत आवश्यकता, दुनिया के बाहर खुद के लायक की पुष्टि करने के लिए। ये उस घटना को समझाता है जिसे हर पुरुष ने देखा है और जिसके द्वारा वो टूटा है, निष्ठा का सहज बदलाव। एक कहानी पर विचार करें, एक आधुनिक दृष्टांत। एक आदमी एक महिला से मिलता है। वो दयालु, विचारशील है और वफादारी और ईमानदारी में गहरा विश्वास रखती है। वे एक साथ एक जीवन बनाते हैं। वो प्रदान करता है, वो सुरक्षा करता है, वो वफादार है। वो इस धारणा के तहत काम करता है कि उसकी आंतरिक नैतिक संहिता उसकी अपनी जैसी ही है, कि वफादारी एक पवित्र, अपरिवर्तनीय सिद्धांत है। फिर वो असफलता के दौर से गुजरता है। शायद उसकी नौकरी चली जाती है। तनाव उसके व्यवहार को बदल देता है। वो कम आत्मविश्वासी, ऊर्जावान अर्थ में कम प्रदाता हो जाता है। वो अधिक कमजोर हो सकता है, समर्थन की तलाश कर सकता है। ठीक इसी क्षण वो उसके लिए अदृश्य हो जाता है। वो अब मान्यता का स्रोत नहीं है, वो उस पर एक बोझ है। उसका व्यवहार बदल जाता है। वो ठंडी, आलोचनात्मक और दूर हो सकती है। वो फिर एक और पुरुष से मिल सकती है, शायद उसके दोस्त या एक सहकर्मी से, जिसके पास वो सामाजिक प्रमाण, वो आत्मविश्वास, वो संसाधन है जो अब उसे मान्यता महसूस करने के लिए चाहिए। पुरानी वफादारी बिना किसी निशान के गायब हो जाती है। कोई बड़ा आंतरिक संघर्ष नहीं होता, कोई नैतिक दुविधा पर कोई पीड़ा नहीं होती। ये एक साधारण व्यावहारिक पुण्य समायोजन है। अच्छा, अब वो है जो मान्यता के इस नए स्रोत से जुड़ाव बनाए रखता है। बुरा वो है जो उसे पुराने असफल स्रोत से जोड़ता है। आदमी को पूर्ण सदमे में छोड़ दिया जाता है, एक विश्वासघात से हिल जाता है जो उसके लिए बिल्कुल भी विश्वासघात नहीं था। ये एक अपग्रेड था। ये अस्तित्वगत रखरखाव का एक आवश्यक कार्य था। उसकी इच्छा नए दूसरे की इच्छा बन गई। उसकी नैतिकता उस नई इच्छा की सेवा करने के लिए बदल गई। ये लको की दूसरे की इच्छा, डिजायर ऑफ द अदर की अवधारणा है अपने सबसे विनाशकारी रूप में। वो चाहती है जो दूसरा चाहता है, और ऐसा करने में वो उस दूसरे की वांछित वस्तु बनना चाहती है। उसका पूरा नैतिक ब्रह्मांड इस तारे के चारों ओर घूमता है। हम इसे एक ऐतिहासिक पैमाने पर देख सकते हैं, जिसे किसी भी शेष भ्रम को तोड़ देना चाहिए। चलिए 1940 में फ्रांस के पतन पर वापस चलते हैं। फ्रांसीसी प्रतिरोध, फ्रेंच रेजिस्टेंस की छवि हमारे दिमाग में जल रही है। बहादुर पुरुष और महिलाएं नाजी हमलावरों से लड़ रहे हैं, लेकिन ये एक आरामदायक मिथक है। अधिक गहरा, अधिक सामान्य सच सहयोग था, और इसे अक्सर महिलाओं द्वारा मान्यता की तलाश के इस सटीक सिद्धांत पर काम करते हुए सुगम बनाया गया था। जैसे ही पुरानी फ्रांसीसी गणराज्य कुछ ही हफ्तों में ढह गया, प्रतीकात्मक व्यवस्था यानी पिता का कानून टूट गया। इसकी जगह एक नया क्रूर और शक्तिशाली दूसरा नाजी शासन उठ खड़ा हुआ। वो आत्मविश्वास से भरा, विजयी और एक अजेय शक्ति की आभा से युक्त था। और क्या हुआ? ऐसे अनगिनत प्रलेखित खाते, तस्वीरें और गवाहियां हैं जहां फ्रांसीसी महिलाओं ने न केवल सहयोग किया,
बल्कि सक्रिय रूप से जर्मन सैनिकों की मान्यता की तलाश की। वे उनकी प्रेमिकाएं, उनके मुखबिर और उनके मेजबान बन गई। ये ला कोलाबोरेशो ओरिजोनटोल, ला कोलैबोरेशन हॉरिजॉन्टल की कुख्यात घटना थी। अब एक निश्चित नैतिक दृष्टिकोण से ये उच्चतम स्तर का राजद्रोह है, लेकिन स्त्री मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से ये इच्छा का एक व्यावहारिक पुनर्संरेखन था। पुरानी फ्रांसीसी पुरुष व्यवस्था कमजोर साबित हुई थी। वो सुरक्षा प्रदान करने में विफल रही, वो शक्ति पेश करने में विफल रही। वो अब मान्यता प्रदान नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसका खुद का मूल्य ढह गया था। नया जर्मन दूसरा मजबूत, विजयी और शक्तिशाली था। इस नए दूसरे द्वारा वांछित होना उस नए भयानक संदर्भ में उपलब्ध मान्यता का उच्चतम रूप था। उनकी नैतिकता विजेता की नैतिकता बन गई। सही की उनकी भावना भूमि के नए कानून, शक्तिशाली के कानून द्वारा परिभाषित हुई। इसका मतलब ये नहीं है कि सभी महिलाओं ने ऐसा किया। अपवाद मौजूद हैं और वे ठीक इसीलिए मनाए जाते हैं, क्योंकि वे ऐसे अपवाद हैं जो नियम को साबित करते हैं। व्यवहार की भारी लहर इस लकोनीय तर्क का पालन करती थी। युद्ध के बाद इप्यूराशो सोवेज, एप्यूरेशन सोवेज के दौरान, जहां इन महिलाओं के नैतिक विफलताओं के लिए उनके सिर मुंडवा दिए गए थे, वही पैटर्न उभरा। लेकिन उनकी आंख में वे विफलताएं नैतिक नहीं थी, वे रणनीतिक थी। युद्ध का रुख फिर से बदलने पर उन्होंने गलत शक्तिशाली दूसरे को चुना था। उनकी त्रासदी भूराजनीतिक भविष्यवाणी की विफलता थी, चरित्र की विफलता नहीं। मान्यता की ये अथक खोज, जिसे आधुनिक दुनिया नार्सिसिज्म के रूप में देखती है, उसी रूप में प्रकट होती है। लेकिन लको इसे नॉट ऑल संरचना का एक तार्किक परिणाम मानते थे। नार्सिसिस्टिक घाव, नार्सिसिस्टिक वाउंड एक घातक घाव है, क्योंकि आत्म सेल्फ दूसरे की नजर से बनता है। यही कारण है कि सोशल मीडिया एक आविष्कार नहीं, बल्कि एक खोज है। ये स्त्री मनोविज्ञान की बाहरी मान्यता के लिए अंतिम मशीन है। हर लाइक, हर कमेंट, हर शेयर उसकी अस्तित्वगत कमी के सूखे रेगिस्तान पर पानी की एक छोटी बूंद है। ये इस बात का एक निरंतर मात्रात्मक प्रमाण है कि उसका अस्तित्व है, कि उसका मूल्य है, कि वो वांछित है। क्यूरेटेड छवि, पूरी तरह से गढ़ी गई कहानी, एक जीवन का प्रदर्शन, ये सब दूसरे को मजबूर करने की सेवा में है, ताकि वो उसे वो मान्यता दे जो उसे वास्तविक महसूस करने के लिए चाहिए। इन्फ्लुएंसर इसका आदर्श उदाहरण है। एक व्यक्ति जिसका पूरा अस्तित्व गुमनाम, बेचेहरे वाले दूसरे की इच्छा की वस्तु होने पर आधारित है। उसकी नैतिकता एल्गोरिदम की नैतिकता बन जाती है। जो अच्छा है वो है जो ट्रेंड करता है, जो वायरल होता है, जिसे अनुमोदन मिलता है। जो बुरा है वो है जिसे कैंसिल किया जाता है, जिसे नकारात्मक प्रतिक्रिया मिलती है। ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें किसी भी निश्चित नॉर्थ स्टार का अभाव है। और यही कारण है कि ऑनलाइन भीड़ इतनी चक्करदार गति और क्रूरता के साथ अपने लक्ष्य बदल सकती है। आक्रोश किसी गहरे सिद्धांत में निहित नहीं होता है। ये जनजाति के लिए एक प्रदर्शन है, एक तरीका है समूह से संबंधित होने का संकेत देने और मान्यता सुरक्षित करने का, ताकि बाहरी समूह को नष्ट करने में भाग लिया जा सके। समावेशन का आनंद भीड़ की शक्ति के सदमे से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। यह सबसे प्राचीन आदिवासी गतिशीलता का एक भयानक डिजिटल मनोरंजन है। लेकिन मान्यता के इस अभियान के लिए एक मुद्रा होनी चाहिए। ये स्त्री मनोविज्ञान के लिए अमूर्त नहीं है। अंतिम मुद्रा उस मान्यता का भौतिक अवतार, जिसे हम संसाधन, रिसोर्स और शक्ति, पावर कह सकते हैं। ये हमेशा स्थूल भौतिकवाद नहीं होता है, हालांकि ऐसा हो सकता है। ये मूल्यवान होने का ठोस प्रमाण है। संसाधन पुरुष की प्रदान करने, सुरक्षा करने और उसके जीवन
और उसके बच्चों के जीवन को बेहतर बनाने की क्षमता का प्रतिनिधित्व करते हैं। शक्ति सामाजिक, वित्तीय, करिश्माई, परम कामोद्दीपक, एफ्रोडिजियक है, क्योंकि ये निरंतर और प्रवर्धित मान्यता का सबसे शक्तिशाली वादा है। एक शक्तिशाली पुरुष के पास उसे केवल चुनकर उस पर मूल्य प्रदान करने की अधिक क्षमता होती है। उसका चुनाव उसके लायक का एक वसीयतनामा है। ये हाइपरगैमी का बिना ढका हुआ सच है। ये एक पसंद नहीं है, ये उच्चतम संभव मान्यता का स्रोत सुरक्षित करने की अस्तित्वगत आवश्यकता से प्रेरित एक मजबूरी है। ये सबसे शक्तिशाली उपलब्ध दूसरे की ओर एक अथक ऊपर की ओर खिंचाव है। यही कारण है कि एक महिला एक अच्छे आदमी को, एक दयालु और वफादार बीटा प्रदाता को प्यार कर सकती है, लेकिन कभी भी सच में उसे नहीं चाहेगी। वो आराम प्रदान कर सकता है, लेकिन वो उस तीव्र अस्तित्वगत मान्यता को प्रदान नहीं करता है जो एक सच्चे शक्तिशाली अल्फा द्वारा चुने जाने और जीतने से आती है। उसकी वफादारी एक दी हुई बात है, ये कमाई नहीं जाती और इसलिए ये मुद्रा के रूप में बेकार है। ये कमी को शांत नहीं करती है। ये वो मुश्किल, अलग थलग, उच्च मूल्य वाला पुरुष है जिसका ध्यान सबसे अधिक मांगा जाने वाला पुरस्कार बन जाता है, क्योंकि उसकी मान्यता कठिन है और इसलिए अनंत रूप से अधिक मूल्यवान है। उसका ध्यान एक दुर्लभ संसाधन है और दुर्लभता मूल्य पैदा करती है। ये इस प्रणाली का क्रूर, सुंदर और क्रूर तर्क है। लकों की प्रतिभा ओडिपस कॉम्प्लेक्स पर इसे मैप करना था। एक महिला के लिए मौलिक मान्यता निश्चित रूप से शुरू में पिता से मांगी जाती है। वो मूल शक्तिशाली दूसरा है। एक सफल समाधान में मान्यता के लिए इस इच्छा को अन्य पुरुषों पर स्थानांतरित करना शामिल है, लेकिन संरचना वही रहती है। वो अपना जीवन उन पुरुषों की तलाश में बिताएगी जो किसी तरह उस मान्यता की नकल कर सकें जिसे वो अपने पिता से चाहती थी, या वो मान्यता प्रदान कर सके जिसे देने में वो विफल रहे। ये इतने सारे विनाशकारी रिश्ते के पैटर्न का मूल है। पिता शक्तिशाली दूसरे का आदर्श है और उसके रिश्ते उस विषय पर अंतहीन भिन्नताएं हैं कि वो उस अनुमोदन को जीतने की कोशिश कर रही है जो उसे कभी नहीं मिला, या उस अनुमोदन को बनाए रखने की कोशिश कर रही है जिसे वो महसूस करती है कि उसे लगातार कमाना होगा। यही कारण है कि किसी भी कमरे में सबसे शक्तिशाली पुरुष उसके लिए एक गुरुत्वाकर्षण खिंचाव रखता है। वो उस आदिम पिता दूसरे का सबसे निकट प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व है। उसके द्वारा वांछित होना ही परम मान्यता है, मानसिक कमी का परम शांतिकरण, भले ही वो केवल एक क्षण के लिए हो। ये नायक, हीरो, राजा, किंग, योद्धा, वॉरियर के आदर्श के पीछे की प्रेरणा है। ये केवल परियों की कहानियां नहीं है, वे स्त्री इच्छा की अंतिम वस्तु के लिए मनोवैज्ञानिक ब्लूप्रिंट है। वे अपनी मात्र उपस्थिति और ध्यान के माध्यम से मान्यता प्रदान करने की क्षमता के शिखर का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इस विनाशकारी मुक्तिदायक ज्ञान के साथ एक पुरुष को क्या करना चाहिए? जवाब: महिलाओं से नफरत करना, उनसे नाराज होना या उनसे पीछे हटना नहीं है। ये प्रकृति के एक मौलिक सत्य के प्रति एक बचकाना प्रतिक्रिया है। जवाब है खेल को इतनी अच्छी तरह से समझना कि आप इसके नियमों से फिर कभी चौंके नहीं। रेड पिल एक निराशावाद नहीं है, ये एक स्पष्टता है। पहला कदम ब्लू पिल कल्पना का पूर्ण और कुल विनाश है। आपको इस उम्मीद को मारना होगा कि एक महिला आपको आपकी वफादारी, आपकी दयालुता या आपकी अच्छाई के लिए ही प्यार करेगी। ये आधारभूत आवश्यकताएं हैं, प्रवेश की कीमत है। वे न्यूनतम है, लेकिन वे आकर्षण नहीं है। आकर्षण आपका मूल्य है, आपकी शक्ति है, मान्यता का स्रोत बनने की आपकी क्षमता है, उस पर एक बोझ बनने की नहीं। आपका मिशन, यदि आप इसे स्वीकार करना चुनते हैं, तो शक्तिशाली दूसरा बनना है। इसका मतलब एक क्रूर या अपमानजनक पुरुष बनना नहीं है। इसका मतलब एक ऐसा पुरुष बनना है जो अपने उद्देश्य में इतना केंद्रित है
अपने खुद के फ्रेम में इतना अडिग है, अपने खुद के मिशन के प्रति इतना समर्पित है कि वो खुद गुरुत्वाकर्षण का स्रोत बन जाता है। वो उससे मान्यता नहीं चाहता, वो मान्यताकर्ता, वैलिडेटर बन जाता है। उसका ध्यान दुर्लभ संसाधन बन जाता है, उसका अनुमोदन पुरस्कार बन जाता है। ये शक्ति की गतिशीलता में अंतिम बदलाव है। ये उसके प्यार की जरूरत की मानसिकता से उसकी इच्छा को कमाने की मानसिकता की ओर बढ़ना है। आपको एक ऐसा जीवन बनाना होगा जो इतना स्वतंत्र, इतना शक्तिशाली और इतना सम्मोहक हो कि आपके द्वारा मान्यता प्राप्त करने की उसकी इच्छा उसकी प्रेरक प्रेरणा बन जाए। आपका नैतिक कंपास इतना अडिग होना चाहिए, आपका मिशन इतना स्पष्ट होना चाहिए कि उसकी तरल नैतिकता स्वाभाविक रूप से आपके निश्चित नॉर्थ स्टार के चारों ओर स्थिर हो जाए। वो आपके मूल्यों को इसलिए नहीं अपनाएगी कि आप उसे लेक्चर देते हैं, बल्कि इसलिए कि आपके द्वारा मूल्यवान होने के लिए उसे उनके साथ तालमेल बिठाना होगा। आप उसके जीवन में पिता के कानून बन जाते हैं। ये सबसे गहरा, सबसे गहन दायित्व है जिसे एक पुरुष उठा सकता है। ये नियंत्रण के बारे में नहीं है, ये वो संरचना प्रदान करने के बारे में है जिसकी उसका मनोविज्ञान गुप्त रूप से लालसा करता है। ये उस चट्टान के बारे में है जिसके खिलाफ उसकी इच्छा की अंतहीन बदलती लहरें अंततः टूटती है और एक आकार पाती है। ये सदमे से समझ की ओर, दर्द से शक्ति की ओर, खेल के शिकार होने से इसके मालिक बनने की ओर का रास्ता है। ये शुरुआत का अंत है। बाकी की यात्रा आपको खुद चलनी है।